लगभग 1 महीने पहले से ट्रंप की धमकियां आ रही थी कि हमला अब होगा तब होगा। ट्रंप बार बार ईरान से एक ही बात कर रहे थे कि हमसे डील कर लो और परमाणु बम मत बनाओ। ईरान तैयार था, उसने बातचीत की, 3 राउंड की बातचीत भी चली। 26 फरवरी को तीसरा राउंड ख़त्म हुआ, पर यह सब बातचीत महज एक धोखा थी। एक ऐसा धोखा जो ईरान पहले भी खा चुका था, क्योंकि इसराइल और अमेरिका का पूरा प्लान था कि ईरान पर हमला करना ही है। बस वो सही समय का इंतज़ार कर रहे थे, और ये सही समय आया 28 फरवरी की सुबह। असल में हमला सुबह किया जाना तय हुआ नहीं था। हमला किसी और तारीख को होना था, रात के समय होना था। रात को इसलिए ताकि ईरान को एकदम से सरप्राइज़ किया जा सके। लेकिन 27 फरवरी की देर रात को CIA को एक ऐसी जानकारी मिली जिसने इस जंग का पूरा गेम चेंज कर कर रख दिया। उसे तेहरान में मौजूद अपने जासूसों से पता चला कि IRGC के टॉप कमांडर्स और ईरानी सरकार के मंत्रियों की एक खुफिया मीटिंग होने जा रही है, और इसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई भी शिरकत करने वाले हैं। CIA ने ये जानकारी दी मोसाद को, और रात को ही ये तय हो गया कि हमला 28 फरवरी की सुबह सुबह किया जाएगा। सुबह के करीब 6 बजे इसराइल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फेरी लॉन्च करता है। एक एक करके इसराइल से F-16 फाइटर जेट्स ईरान की राजधानी तेहरान की ओर उड़ान भरते हैं। जेट्स कितने थे इसकी कोई पुष्ट जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन इन फाइटर जेट्स में बंकर बस्टर एम्यूनेशन भारी मात्रा में मौजूद था। करीब 2 घंटे बाद लगभग 9:40 पर तेहरान की सरकारी बिल्डिंग्स पर मिसाइलें दागी गई, बम गिराए गए। उस वक्त बिल्डिंग में ईरान के नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े कई वरिष्ठ सरकारी अधिकारी मौजूद थे, जबकि आयतुल्लाह अली खामेनेई पास की एक बिल्डिंग में मौजूद थे। 30 बंकर बस्टर बम तेहरान की सरकारी बिल्डिंग में गिराए गए। कुछ ही घंटों बाद ये खबर आई कि इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई मारे जा चुके हैं। इसराइल और अमेरिका ने मिलकर उनकी हत्या कर दी है। याद रखिएगा, इसराइल और अमेरिका का पहला ही हमला अली खामेनेई पर हुआ था, और उसके बाद ईरान के दूसरे इलाकों में ये हमले शुरू हो गए थे। दिन भर हमलों की खबर चलती रही, लेकिन देर रात खामेनेई की हत्या की पुष्टि कर दी गई। पर क्या खामेनेई की हत्या ने इसराइल और अमेरिका के गोल्स पूरे कर दिए हैं? क्या इसराइल ने ईरान में रिजीम चेंज का जो ख्वाब देखा था वो पूरा होता दिख रहा है? और खामेनेई की हत्या के बाद क्या क्या बदलने वाला है? आज के राजदूत में इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिए साजिद का। आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। सबसे पहले आपको द हिंदू अखबार के वरिष्ठ पत्रकार स्टैनली जॉनी की एक टिप्पणी सुना देते हैं। वो लिखते हैं कि जब 9/11 का हमला हुआ तो ईरान उन पहले देशों में था जिसने इस आतंकी हमले की निंदा की थी। उसने अलकायदा और तालिबान के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका की मदद भी की। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने बाद में ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया को एक्सिस ऑफ ईवल कह दिया। ये एक साफ चेतावनी थी जिसे नॉर्थ कोरिया समझ गया था। नॉर्थ कोरिया 1950 और 1953 की अमेरिकी बमबारी उसको याद थी, उसने वो बमबारी भूली नहीं थी। उसने तुरंत परमाणु बम बनाने का फैसला किया और उसने परमाणु बम बना लिया। स्टैनली जॉनी आगे लिखते हैं कि ये उनके हिसाब से एक स्मार्ट मूव था, नॉर्थ कोरिया का एक स्मार्ट मूव था। ईरान ने बम नहीं बनाया, उसे लगा कि वो डिप्लोमेटिक रास्ता अपनाएगा। खामेनेई ने तो परमाणु बम के खिलाफ फतवा तक दे दिया था और ऐसा कहा था कि परमाणु बम बनाना हराम है। 2015 में ईरान ने न्यूक्लियर डील साइन की, उसने समझौतों की शर्तों का पालन किया। लेकिन 2018 में ट्रंप आए और उस समझौते से वो बाहर हो गए। अमेरिका इस समझौते से बाहर हो गया। आज न्यूक्लियर वेपन एक ऐसा हथियार बन चुका है जो दहशत फैला देता है। अगर कोई देश बम बना ले तो वही उसकी असली सुरक्षा बन जाती है। ईरान पर हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उसने बम नहीं बनाया। अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि जंग किस तरफ जाएगी, लेकिन इसका असर पूरे वेस्ट एशिया पर पड़ेगा, और ये किसी छोटे टकराव से कहीं बड़ा मामला है। ये स्टैनली जॉनी की टिप्पणी थी। अब आते हैं जंग पर। जंग कब तक चलेगी कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात सब जानते हैं
कि ये जंग लंबी चलने वाली है, क्योंकि इसराइल के जो गोल्स है वो अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। इसराइल के मोटा माटी 4 गोल्स आप समझ लीजिए जो वो इस हमले से अचीव करना चाहते हैं। नंबर 1, ईरान की लीडरशिप को, जो टॉप लीडरशिप है, उसे ख़त्म करना चाहता है और इसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी होते दिख रहे हैं। अली ख़amenei की हत्या कर दी गई है, डिफेंस मिनिस्टर, इंटेलिजेंस मिनिस्टर भी इस लिस्ट में अब शामिल हो गए हैं। और इसराइल का दावा तो यहाँ तक की है कि उसने ईरान के टॉप लीडरशिप के 40 लोगों की हत्याएं कर दी हैं। इसराइल ने ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान पर भी हमले किए थे, लेकिन वो इस समय सेफ़ हैं। दूसरा गोल है इसराइल का, वो है कि ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी उसको कमज़ोर करना, जितना हो सके उतना तो कम से कम कमज़ोर कर ही देना, क्योंकि मौका है उनके पास। इसलिए वो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर बम मार रहा है। बहुत हद तक वो ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी मारने की कोशिश करेगा। तीसरा गोल है उसका IRGC की ताकत को ख़त्म करना। IRGC बनाई गई थी ईरान के इंकलाब की रक्षा के लिए, ताकि 79 में जो क्रांति हुई थी उसे आगे भी बचाया जा सके, कोई तख्ता पलट ना हो आगे। और यही ईरान के सुप्रीम लीडर की भी रक्षा करती है। अब सुप्रीम लीडर नहीं है, उन्हें उनकी हत्या कर दी गई है, दूसरे चुने जाएंगे ये सुप्रीम लीडर। लेकिन ख़बर ये है कि इसराइल ने ईरान के जो गार्डियन काउंसिल है उस पर भी कुछ हमले किए हैं, उनके लोगों पर हमले किए हैं। यानी जो ख़amenei के सक्सेसर को चुनने वाले लोग हैं, या हो सकता है कि पॉसिबली उन्हीं में से कोई सक्सेसर हो, उन पर भी इसराइल हमले कर रहा है। इन सब दावों की अभी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, दावे ही हैं, या आधिकारिक तौर पर अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। पर अगर ये दावे सच होते हैं तो IRGC की यहाँ पे अहमियत बढ़ जाएगी। कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि अब अमेरिका आगे IRGC और ईरान की जो आर्मी है, नेशनल आर्मी, उन दोनों को आपस में लड़वाने की कोशिश करेगा और ईरान की आर्मी को पावर ट्रांसफ़र की जाएगी। ऐसा भी एक सिनेरियो हो सकता है। इसकी एक वजह यह है कि IRGC है वो बहुत आइडियोलॉजिकल ड्रिवन आर्मी है, और जो ईरान की नेशनल आर्मी है वो लेस आइडियोलॉजिकल ड्रिवन आर्मी है ना। तो इस वजह से दोनों को लड़ाने की कोशिश हो सकती है। एक सिनेरियो ये भी है। और चौथा गोल है रिजीम चेंज करवाना, और यही सबसे अहम रोल है जो फ़िलहाल थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। अब आप देखिए कि इसराइल और अमेरिका ने कई दफ़े ऐसी कोशिश की है, पर अभी 1 महीने पहले की बात है, ईरान में प्रदर्शन चल रहे थे, तब ट्रंप और नेतन्याहू ने वहाँ के लोगों यानी ईरान के लोगों से अपील की थी कि आप सड़कों पर निकलें, सरकारी इमारतों पर कब्जे करें। और इस बार भी जब ईरान पर हमला हुआ है तब भी ट्रंप ने यही भाषा दोहराई है। यहाँ तक कि इसराइल ने ईरान का एक प्रेयर ऐप हैक कर लिया था, जिसके ज़रिए मैसेज पहुँचाया जा रहा था कि यही आपकी आज़ादी का लम्हा है, यही क्षण है, अपनी आज़ादी हासिल कर लीजिए, इंस्टीट्यूशन पर कब्जा कर लीजिए। इस तरीके का जो टेक्स्ट है वो इन ऐप के ज़रिए दिखाया जा रहा था ईरानी लोगों पर क्या हुआ? लोगों ने आज़ादी हासिल की, या कम से कम उसकी कोशिश भी की? इसको देखने के 2 चश्मे हो सकते हैं। पहला है वेस्टर्न मीडिया का चश्मा। अमेरिकी और वेस्ट के अखबार में लिखा जा रहा है कि लोग रिजीम चेंज के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ प्रदर्शनकारियों की तादाद नहीं बताई जा रही है। वहीं अल जज़ीरा, TRT वर्ल्ड, तुर्की वाला, या अरब के कुछ और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान को आप ले लीजिए, उसमें आपको दिखाई देगा कि अली ख़amenei के जाने से ईरान में गुस्सा है, नाराज़गी है, लोग दुखी हैं, लोग उल्टा रिजीम के समर्थन में निकल कर आ रहे हैं। ख़amenei जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। उनकी फ़ोटो के साथ लाखों की आबादी इस समय सड़क पर है। हमले लगातार हो रहे हैं, लेकिन भीड़ बढ़ रही है, यानी इन लोगों को हमले का भी कोई डर नहीं है। यानी बात तो यही समझ आ रही है कि ईरान में इस समय लोग इस्लामिक रिजीम के समर्थन में ही हैं। अगर इसराइल को ये रिजीम बदलना है तो कोई और पैंतरा आजमाना पड़ेगा, शायद अमेरिका को यहाँ अपने सैनिक भेजने पड़ेंगे। पर ट्रंप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ है इस समय मिड टर्म इलेक्शन आगे होने वाले नवंबर में। मागा का बहुत बड़ा धड़ा जो है वो इस हमले के ख़िलाफ़ है। ट्रंप की रेटिंग्स भी लगातार गिर रही है, और इतना बड़ा रिस्क शायद ट्रंप नहीं ही लेंगे। अगर ट्रंप ईरान पर हमले की वजह से मिड टर्म में हार जाते हैं तो ये अमेरिका की राजनीति में एक नज़ीर भी बन जाएगा, और हो सकता है कि आगे आने वाली सरकारें फिर इसराइल को ऐसा समर्थन ना दें जैसा अभी उन्हें मिल रहा है। और ये बात छिपी भी नहीं है कि इस हमले से अमेरिका को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अमेरिका का कोई फ़ायदा नहीं इस हमले से। ये सब ट्रंप जो हैं वो नेतन्याहू के दबाव में आकर कर रहे हैं। अमेरिका की इसराइल में जो राजदूत हैं माइक हकबी, उनकी एक टिप्पणी आपको सुननी चाहिए। वो ये खुलकर कह चुके हैं कि हम ईरान में एक ऐसा रिजीम लाना चाहते हैं जो इसराइल करे, हमसे सवाल ना करे, है ना। मतलब प्रो इसराइल रिजीम वो वहाँ पे लाना चाहते हैं। एक और ज़रूरी बात आप नोट कीजिए, जो ईरान है वो अमेरिका के लिए सीधे तौर पर कोई ख़तरा नहीं है, और ना ही उसे बनना है ये ख़तरा। उसकी जो लड़ाई है वो इसराइल से है।
क्या ईरान के पास ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो अमेरिका तक पहुंच सके? नहीं है। क्या अमेरिका ने यह हमला ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए किया था? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि वो तो ट्रंप के मुताबिक 12 डे वॉर के दौरान ही नष्ट हो चुका था उनका जो जितना भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी था। और अब खबर आ चुकी है कि जो ईरान है वो यूरेनियम एनरिचमेंट कम करने के लिए भी राज़ी हो गया था तीसरे राउंड की बातचीत तक। फिर भी अमेरिका ने हमला कर दिया। आपको एक और उदाहरण दे देते हैं। मई 2025 की बात है, ट्रंप मिडिल ईस्ट के दौरे पर थे। तब उन्होंने कहा था कि अब हम किसी दूसरे देश में सरकारें बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, हमने नई पॉलिसी बना ली है इसके लिए। लेकिन वेनेजुएला में क्या हुआ, ईरान में क्या हुआ, हम सब ने देखा। इसके अलावा ट्रंप चुनकर भी इसी मुद्दे पर आए थे कि अमेरिका दूसरों की जंग में नहीं घुसेगा, अपना पैसा वेस्ट नहीं करेगा। यूक्रेन के मुद्दे पर आप इसलिए देख सकते हैं कि ट्रंप शुरुआत से बहुत नाराज़ थे, बाइडन को बुरा भला कहते थे, पर आज वो खुद ऐसा कर रहे हैं। 1 साल से भी कम समय में ट्रंप ने ईरान पर 2 बार हमला किया है। पर क्या अमेरिका को इस युद्ध से कुछ फ़ायदा भी हो रहा है? जानकार कह रहे हैं कि इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसराइल और नेतन्याहू को हो रहा है, नेतन्याहू की पॉलिटिक्स को हो रहा है। और इसराइल के दबाव में अमेरिका ने ये युद्ध शुरू किया है। सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी के एक जानकार ने लिखा है कि इसराइल पिछले 20 साल से अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए तैयार कर रहा है, उसे मना रहा है, लेकिन अब जाकर इसराइल ऐसा करने में कामयाब हो पाया है। अमेरिका का तर्क शुरू से न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रहा था, पर खुद ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने ये माना कि उनके पास कोई सबूत नहीं है कि ईरान अपने यूरेनियम प्रोग्राम को हथियार में बदल रहा है। ये बात ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने मानी है। 12 डे वॉर के दौरान भी ट्रंप ने यही बात दोहराई थी कि अब ख़त्म हो चुका है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ईरान की। इसके बाद नेतन्याहू नया बहाना लेकर आ गए, बोलने लगे कि अब ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं वो दुनिया के लिए ख़तरा बन सकती हैं। जब नेतन्याहू ने ये बात कर दी तो ट्रंप कैसे पीछे हट सकते थे? ट्रंप ने भी अपने स्टेट ऑफ यूनियन के संबोधन में यही जो दावा है वो दोहरा दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान की मिसाइलें यूरोप और अमेरिका के ठिकानों को ख़तरे में डाल सकती हैं। और इसी बहस में, ये जब बहस आगे बढ़ी अमेरिका में, तो इसराइल में जो अमेरिकी राजदूत थे माइक हकबी, उन्होंने कहा कि ईरान की वजह से लेबनान सीमा पर समस्या है। अब अमेरिकी अधिकारी की तरफ से ये बात आई थी तो मागा ने फिर इसका जवाब दिया। टकर कार्लसन जो एक फेमस पॉडकास्टर हैं और मागा के बड़े सपोर्टर माने जाते हैं, एक बड़ी शख्सियत हैं अमेरिका में, तो उन्होंने कह दिया तो मैं तो अमेरिका में रहता हूँ, मुझे वहाँ कोई दिक्कत समझ नहीं आ रही है। और डेमोक्रेटिक पार्टी की जो लीडर हैं कमला हैरिस और रशीदा तलेब, उन्होंने भी यही कमोवेश ये बात की कि अमेरिकी जनता ईरान के साथ युद्ध नहीं चाहती है। ट्रंप अमेरिका की जो पॉलिसी है उसको इसराइल की सरकार के मुताबिक चला रहे हैं। अब वहाँ पे एक जो मैरीलैंड यूनिवर्सिटी है उसमें भी एक सर्वे किया गया इसी मुद्दे पर। सर्वे में ये बताया गया कि सिर्फ 21% लोग ही ईरान के ख़िलाफ़ युद्ध का समर्थन कर रहे हैं। तो ये समझी आपने बात अमेरिका की राजनीति की जो इसराइल से प्रभावित हो रही है, और ईरान पर जो हमला हुआ उसके संदर्भ में क्या राजनीति चल रही है। हमले की अब बाकी जो अपडेट्स हैं वो आपको बताते हैं। अभी ईरान काउंटर फोर्स अटैक कर रहा है, यानी वो खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी अड्डों के एयर डिफेंस सिस्टम पर हमले कर रहा है। एक बार ये हमले पूरे हो जाएं तो फिर ईरान करेगा काउंटर वैल्यू अटैक, यानी ऐसे हमले जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए किए जाते हैं, किसी ख़ास टारगेट पर किए जाते हैं। काउंटर वैल्यू अटैक इसलिए बाद में किए जाते हैं ताकि वो डिफेंस सिस्टम जो होता है उसे पूरी तरह ख़त्म कर दें और आगे होने वाले जो हमले हैं उनमें नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा हो दुश्मन का। यानी ईरान ने अभी अपने असली हमले शुरू नहीं किए हैं। एक और आशंका है, अगर ईरान किसी खाड़ी देश की किसी ऑयल फील्ड को निशाना बनाता है और वहाँ आग लग जाती है तो ये भी एक बड़ी समस्या बन सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का अपडेट ये है फ़िलहाल कि ईरान ने पूरी तरह से बंद नहीं किया है, पर फिर भी 70% जहाज़ों ने जो यहाँ पे रोज़ गुज़रते थे उस 70% जहाज़ों ने यहाँ से गुज़रना बंद कर दिया है। हम पुराने एपिसोड्स में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की अहमियत बता चुके हैं आपको। अच्छा, एक और अपडेट ये है कि यहाँ से एक जहाज़ गुज़र रहा था बिना IRGC को इत्तला दिए, तो IRGC ने उस पर हमला कर दिया है और गालिबन वो एक ऑयल टैंकर है, ऑयल टैंकर बताया जा रहा है। अच्छा, एक अपडेट ये भी है कि इस्फहान और तेहरान से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसमें ख़मेनी के समर्थन में लोग अब निकलते नज़र आ रहे हैं। ईरान के अंदर तो लोग इस्लामिक रिजीम के समर्थन में निकल रहे हैं, है ना। एक बड़ी मीडिया वर्क से हमें ये बात पता चल रही है। पर ईरान पर जो हमला हुआ है उसके ख़िलाफ़ कितने देश अब तक सामने आए हैं? निंदा करने के नाम पर 1-2 देश बस होंगे,
मुस्लिम उम्मा के नाम पर राजनीति करने वाले देश भी इस समय अब चुप ही हैं। हल्के फुल्के बयान आ रहे हैं, खाड़ी देशों की तो बात हम छोड़ देते हैं, वो खुद अभी इस लड़ाई में उलझे हुए हैं। वो भी जानते हैं कि इस लड़ाई की असल जो वजह वो अमेरिका और इसराइल है, लेकिन फिर भी वो चुप ही हैं। फिर एक देश वो भी है जो मुसलमानों का खलीफा बनना चाहता है, तुर्की है ना। वो ख्वाब देखने वाले अर्दोगान, उनकी भी घिकी बंधी हुई है। पाकिस्तान की क्या ही बात करें, शहबाज शरीफ ने अपने जो पोस्ट लिखे हैं उसे अमेरिका का नाम ही गायब कर दिया है, केवल इसराइल का नाम वो लिख रहे हैं। और वो अपने खाड़ी देशों के भाइयों के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। ईरान के समर्थन में खुले तौर पर कोई बात नहीं लिखी जा रही है। कैसे लिख सकते हैं? अमेरिका की मदद के बिना उनको देश चलाना बहुत मुश्किल भी हो जाएगा। हाँ, खबर ये है कि चीन ईरान की ज़रूर मदद कर रहा है, सीधे जंग में नहीं, लेकिन कुछ इंटेलिजेंस दे रहा है। उसके पास बहुत उन्नत तकनीक वाले सैटेलाइट्स मौजूद हैं जो लाइव इमेज उसे भेज रहे हैं, है ना। तो उसके जो सैटेलाइट्स हैं इस समय मिडिल ईस्ट के एकदम ऊपर मौजूद हैं। इसमें चीन का भी एक फ़ायदा है ये सब रिकॉर्ड करने में, क्योंकि वो देखेगा कि कैसे अमेरिकी जो हैं वो जंग लड़ते हैं, अमेरिका सेना कैसे जंग लड़ती है, उनकी वायुसेना कैसे ऑपरेट करती है। और अगर भविष्य में उसे अमेरिका से जंग लड़नी पड़ गई तो ये जो तस्वीरें और डेटा हैं वो उसके काम ही आना है। फिर चीन ईरान से तेल का व्यापार तो करता ही है, वो भी एक वजह है ही। हमला जारी है, लंबा चल सकता है। इसराइल कह रहा है कि जब तक हम अपने गोल्स पूरे नहीं कर लेते तब तक ये चलता रहेगा। ईरान भी लगातार अमेरिकी अड्डों पर हमले कर रहा है, इसराइल में भी बम मार रहा है। वहाँ भी ईरानी हमलों में 9 लोगों की मौत दर्ज कर ली गई है। हालांकि इसराइल से कोई फुटेज नहीं आ पा रही है, क्योंकि इसराइली सरकार हमले के समय रिपोर्टिंग वहाँ पे बैन कर देती है और नागरिकों को भी हमले की वीडियोस और फोटोज़ रिकॉर्ड नहीं करने देती है। मरने वालों की संख्या भी छुपाई ही जाती है वहाँ पे। इसराइल में मरने वालों का आंकड़ा हमने बताया, अब ईरान में मरने वालों का आंकड़ा भी आप सुन लीजिए। यहाँ इसराइली और अमेरिकी हमलों में मरने वालों की जो संख्या है, तादाद है, वो 200 के पार पहुँच चुकी है। 80 से ज़्यादा इसमें छात्र छात्राएँ शामिल हैं, वही छात्र छात्राएँ जो अपने स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे और इसराइल ने अपनी मिसाइल से उनके स्कूल पर हमला कर दिया था। जंग भयानक होती है, ये जंग भी बहुत भयानक है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जब हमें ये जंगें लाइव दिखाई जा रही हैं और इसका मनोवैज्ञानिक असर इंसानों के जहन पर क्या पड़ेगा, ये बात हमें सोचनी चाहिए। उम्मीद तो यही है कि हम जंग से डरना सीख जाएं, किसी की तबाही हमें खुशी ना दे, क्योंकि जंग कभी मसलों का हल नहीं होती है। इस जंग से जुड़ी जो भी अपडेट्स हैं वो आपको खबरगांव पर लगातार मिल रही है और आगे भी मिलती रहेंगी। ये शो रिया के साथ मिलकर लिखा गया और सर्वेश ने रिकॉर्ड किया। मेरा नाम है साजिद, देखते रहिए खबरगांव।